नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन उनके पूरे पॉलिटिकल करियर में पहली बार उनका मुख्यमंत्री का पद खतरे में पड़ा है। नीतीश कुमार के लिए पूरी राजनीति उनकी जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती रही। उसके अलावा उससे पार उन्होंने कभी देखने की कोशिश नहीं की। उसके लिए वो कोई समझौता करने के लिए, कोई भी नैतिकता के मानदंड जो है तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। और आज भी वो उसी स्थिति में है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारी कैसे बची रहे। अगर उन्होंने ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया ना होता तो उनकी कुर्सी जानी तय थी। ललन सिंह ने पूरी तैयारी कर ली थी तेजस्वी यादव की ताजपोशी की। जनता दल यूनाइटेड के 45 सदस्य हैं इस समय कुल। उनमें से टूट के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। टूट के लिए टूट कर जाहिर है कि अब जो 10th शेड्यूल की व्यवस्था है उसमें अलग पार्टी की या अलग गुट की मान्यता नहीं मिलती है। या तो महाराष्ट्र की तरह हो कि आप पूरी पार्टी पर कब्जे का दावा करें, या फिर नहीं तो आपको 2/3 सदस्य निकलकर किसी दूसरी पार्टी में उनको मर्जर करना पड़ता है, विलय करना पड़ता है, तभी सदस्यता बचती है, नहीं तो नहीं बचती है। अब आप देखिए, दो बातें उनके पक्ष में थी। एक कि सरकार में है, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। तो आरजेडी और जेडीयू की अगर 2/3 सदस्य मिल जाते हैं, उसके अलावा कांग्रेस के सदस्य हैं, सीपीआई एमएल के सदस्य हैं, सीपीआई सीपीएम के सदस्य हैं, ये सब मिलकर बहुमत बन जाता है। तो ललन सिंह ने एक मंत्री के घर पर बैठक की विधायकों की, और उसमें तय हुआ कि पार्टी तोड़कर जो है वो आरजेडी में मर्जर हो उस गुट का। अगर सदस्य संख्या कम रह जाती है, मान लीजिए 30 विधायक नहीं जुटते हैं, तो अवध बिहारी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो आरजेडी के हैं, वो मदद करेंगे। और ललन सिंह पार्टी अध्यक्ष के रूप में जेडीयू के उन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की एप्लीकेशन या याचिका दायर नहीं करेंगे। तो उनकी सदस्यता बचाए रखी जाएगी ताकि 2/3 जुटाया जा सके। सरकार के नाम पर, सत्ता के नाम पर 2/3 बहुमत जुट सकता है, ऐसी उन लोगों को उम्मीद थी। इन बातों की खबर जो है वो नीतीश कुमार को लग गई थी। ये बैठक हुई थी 20 दिसंबर को। नीतीश कुमार ने उसके बाद जो उस बैठक में विधानसभा सदस्य शामिल थे उनसे बातचीत की, संपर्क किया और कहा कि हमारे आपके संबंध बहुत पुराने हैं, आपको मालूम है किस तरह के संबंध हैं हम लोगों के। इस तरह से आप कैसे पार्टी तोड़ सकते हैं, कैसे पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। और वहीं से मामला गड़बड़ शुरू हो गया। ललन सिंह के लिए एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई। तभी तय हो गया था 20 तारीख, पहले से इस बात की चर्चा चल रही थी, लेकिन तब तक चर्चा और कयास थे। ये नीतीश कुमार को भी मालूम था, उनके करीबी लोगों को भी मालूम था कि ललन सिंह पूरी तरह से आरजेडी से और लालू प्रसाद यादव से मिल गए हैं। और उनको लग रहा है कि पार्टी का भविष्य, मतलब उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो आरजेडी के साथ है, जेडीयू के साथ रहने में नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार की लोकप्रियता दिन पर दिन गिरती जा रही है, जिस तरह से वो प्रदेश में अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ललन सिंह चूँकि उनके करीबी हैं, 2 बार करीबी रह चुके हैं। पहले करीबी थे, फिर छोड़कर जो है गए थे पार्टी से, उनको एक तरह से निकाला ही गया था पिछली बार भी। तो उस बार भी जो है, उसके बाद जब लौट कर आए, पार्टी छोड़कर गए और नीतीश कुमार के विरोधी हो गए। जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स के खिलाफ 2010 में चुनाव प्रचार किया। उसके बाद फिर 2013-14 में लौट कर आए। उसके बाद से फिर से नीतीश कुमार के बहुत करीबी हो गए थे। और ये गड़बड़ी जो शुरू हुई वो आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाने के समय से शुरू हुई। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति संदेह हो गया। ललन सिंह को लगा कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर मुझे मंत्री नहीं बनने दिया। हालांकि नीतीश कुमार उनको समझाने की कोशिश करते रहे कि मैं तो चाहता था आप ही को, लेकिन बीजेपी से मिलकर आरसीपी खुद मंत्री बन गए। अब ये बात कौन मानेगा, लेकिन राजनीति में इसी तरह से चलता है और नीतीश कुमार की राजनीति इसी तरह से चली है। ऐसा कोई नज़दीकी उनका नहीं रहा है, करीबी नहीं रहा है जिसको नीतीश कुमार ने धोखा न दिया हो। जॉर्ज फर्नांडिस से शुरू कीजिए
और आरसीपी सिंह और ललन सिंह तक आ जाइए, सबको उन्होंने धोखा दिया है। उनका लक्ष्य सिर्फ एक रहता है कि उनकी अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहे। लेकिन ये पहली बार होने जा रहा है बिहार की राजनीति में, जब से मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार 2005 में, तब से अब पहली बार उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। अगर वो आरजेडी के साथ रहते हैं, महागठबंधन में रहते हैं, तब भी खतरा है। और अगर वो आरजेडी और गठबंधन को महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ एनडीए में आते हैं, तब भी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी नहीं बचनी है, ये बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और उनका कोई राजनीतिक भविष्य भी उनके करीबी साथी भी नहीं देख रहे। उनके स्वास्थ्य की जो हालत है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की, उसको लेकर जिसके भी साथ वो हैं, आज गठबंधन में है तो महागठबंधन के साथी, और अगर एनडीए में आ गए तो एनडीए को और भाजपा को ये डर बना रहेगा कि वो कब क्या बोल देंगे और क्या कर देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए उनकी विश्वसनीयता दोनों स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर, दोनों स्तर पर उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। लोकप्रियता उनकी खत्म हो गई थी, ये 2020 के विधानसभा चुनाव से ही स्पष्ट हो गया था। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ना होते तो जो ये 45 सीटें आई हैं ये भी ना आती, इसकी आधी भी आती तो भी बड़ी बात होती, नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ चुनाव न लड़े होते। तो आप इससे समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जो है वो उनकी राजनीति की गिरावट जो है वो इतनी तेजी से हुई है। अगर आप 2010 से देखना शुरू करें, जब वो अपने राजनीति के चरम पर थे, उनका जो राजनीतिक उत्कर्ष था उसका चरम था 2010 में, जब उनकी पार्टी को अधिकतम सीटें मिली थीं। पहली बार उनकी पार्टी प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बनी थी। उसके बाद से उनका गिरावट का दौर लगातार जारी है। 2015 में महागठबंधन में शामिल हुए, तब भी नंबर 1 की पार्टी नहीं बन पाए। हालांकि बराबर सीटें दोनों पार्टियों ने लड़ी, आरजेडी और जेडीयू ने। दोनों जो है, दोनों पार्टियां 101 सीटों पर लड़ी। जेडीयू सिर्फ जो है 71 सीटों पर जीती और आरजेडी 80 सीटों पर जीती। तो आरजेडी तब भी नंबर 1 थी, 2020 में भी नंबर 1 रही, और नीतीश कुमार की पार्टी फिसलकर तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। तो बिहार जैसे राज्य में जिसके बाहर नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, वहाँ भी उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन इसके बावजूद उनकी बार्गेनिंग पावर देखिए, और उनकी राजनीतिक कला और कौशल और कलाबाजी उनकी देखिए। वो मुख्यमंत्री पद पर 2005 से बने हुए हैं। बीच में 1.5 साल का जो है जीतन राम मांझी का जो कार्यकाल था, उसको अगर आप छोड़ दें तो अब उनके लिए मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल है। मैं आपसे बहुत दिनों से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की राजनीति तभी तक है जब तक वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन है, और अब उनके लिए मुख्यमंत्री बने रहना कठिन है। आरजेडी अब उनको और ढोने के लिए तैयार नहीं है, और बीजेपी जब वो छोड़कर गए तभी तय कर चुकी थी 2020 के चुनाव के बाद, जब वो गठबंधन तोड़कर, एनडीए तोड़कर जो है महागठबंधन के साथ गए, आरजेडी के साथ गए, तभी तय कर लिया था कि अब नीतीश कुमार की वापसी नहीं होनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि नीतीश कुमार की पार्टी का कोई भविष्य नहीं है उसके बाद, उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद। तो जेडीयू में टूट होना तो तय है। देखिए, 2 चीज़ें बिहार की राजनीति में तय हैं, केवल समय तय होना बाकी है। एक, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटना, और जब मैं ये कह रहा हूँ तो ये अनंत काल तक की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये 5 साल, 10 साल, 15 साल में ऐसा कभी होगा। ये सब जो कुछ होना है, ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, जो कम से कम समय लगेगा वो लोकसभा चुनाव तक, जो अधिकतम समय लगेगा वो विधानसभा चुनाव तक। तो आप जो है अपर लिमिट, लोअर लिमिट दोनों समय की समझ लीजिए कि या तो ये लोकसभा चुनाव से पहले तय हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये खिंचेगा, घिसटेगा तो विधानसभा चुनाव तक जाएगा। उसके बियॉन्ड या उसके पार नहीं जाने वाला है। तो नीतीश कुमार की पार्टी टूटना तय है, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटना तय है। अब उन्होंने अभी फिलहाल ललन सिंह को हटाकर अपनी पार्टी और मुख्यमंत्री पद दोनों फिलहाल बचा लिया है। अगर ललन सिंह रहते तो दोनों से जाते, मतलब अध्यक्ष तो थे नहीं, ललन सिंह अध्यक्ष थे तो पार्टी पर उनका कब्जा था और रहता ही,
और अगर जो है ललन सिंह बने रहते पार्टी अध्यक्ष तो उनका मुख्यमंत्री पद से जाना तय था। अवध बिहारी हैं लोक विधानसभा अध्यक्ष बिहार विधानसभा के, उनसे लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों बुलाकर बात कर चुके हैं। इस बात का आकलन कर चुके हैं कि अगर जेडीयू में टूट हो तो कैसे होगा, लेकिन वहाँ डर दूसरा है। वहाँ डर इस बात का है कि ये ठीक है कि विधानसभा अध्यक्ष मदद करेंगे, ये ठीक है कि ललन सिंह ने आश्वासन दिया था कि पार्टी अध्यक्ष रहते हुए वो जेडीयू के जो विधायक हैं अगर 2/3 से कम भी होते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द करने की याचिका दायर नहीं करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार तो चुपचाप नहीं बैठी रहेगी, बीजेपी चुपचाप नहीं बैठेगी और राज्यपाल चुपचाप नहीं बैठेंगे। अगर ये टूट होती है तो हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पर, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप पर, खरीद फरोख्त के आरोप पर राष्ट्रपति शासन बिहार में लग सकता है। तो आप देखिए कि संभावनाएं क्या क्या हैं। एक संभावना ये है कि आरजेडी जो है कोशिश करे जेडीयू को तोड़कर सरकार बनाने की, उसमें खतरा है राष्ट्रपति शासन लगने का। बीजेपी चुपचाप नहीं बैठेगी, ये बात बड़ी स्पष्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बीजेपी इंतज़ार ही कर रही है कि कब जेडीयू टूटे, कब जो है नीतीश कुमार से मुक्ति मिले। बिहार की राजनीति को आरजेडी और बीजेपी की बात नहीं है, केवल आरजेडी और बीजेपी ही नहीं, बिहार की राजनीति को समझने जानने वाले और राजनीति करने वाले लोग नीतीश कुमार से मुक्ति चाहते हैं। अब ये ऐसा बेताल है जिसके बैठने के लिए किसी विक्रम का कंधा नहीं मिल रहा है। तो नीतीश कुमार के लिए अब कोई विक्रम बचा नहीं है जिसके कंधे पर वो सवार हो सके। तो इसलिए उनका पेड़ पर टंगे रहना ही राजनीतिक भविष्य है या सार्वजनिक जीवन का भविष्य है। तो वो ज़्यादा समय बचा नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ संभावनाएं क्या हैं, तो एक तो ये है कि आरजेडी तोड़ने की कोशिश करे और उस तोड़ने की कोशिश में पता चला सरकार टूट जाए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाए। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश करे और जेडीयू के 2/3 सदस्य उसके साथ आ जाए, फिर भी बीजेपी की सरकार तो नहीं बनती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस में भी टूट हो। तो क्या कांग्रेस टूट सकती है? देश भर में कांग्रेस के टूटने का जो सिलसिला रहा है उसको देखते हुए ये कोई असंभव बात नहीं है। लेकिन मुझे ये थोड़ा दूर की कौड़ी लगती है और मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के इतने नज़दीक बीजेपी इस तरह की तोड़फोड़ करना चाहेगी। बीजेपी के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति ये होगी कि जेडीयू टूटे, ये सरकार गिरे और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे। तो राष्ट्रपति शासन लगने की मेरी नज़र में संभावना सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। तेजस्वी यादव जल्दी में हैं। आप इस बात से समझिए कि वो अभी विदेश यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ है, ललन सिंह का इस्तीफा लिया गया, उनको हटाया गया है जेडीयू के अध्यक्ष पद से, उन्होंने अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी है। तो अभी आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में बिहार में पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ होने वाले हैं। बहुत तेज़ी से राजनीतिक घटनाक्रम चलने वाला है और उसमें जो है पहले बैटिंग का मौका जो है वो जेडीयू और आरजेडी को मिलेगा। उसके बाद दूसरी पारी में भारतीय जनता पार्टी को खेलने का मौका मिलेगा, उसकी बैटिंग का नंबर आएगा। तब असली जो निर्णायक फैसला होगा, जो निर्णायक घटनाक्रम होगा, वो भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग शुरू होने के बाद होगा। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत लंबा समय नहीं है। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटना अगले विधानसभा चुनाव से पहले तय है और ये लोकसभा चुनाव से पहले भी हो सकता है। मेरी नज़र में उसकी संभावना बहुत प्रबल है। दूसरी बात, बिहार में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदलने वाले हैं और ये काम जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही होने वाला है। तीसरी बात, बिहार में ये जो इंडी अलायंस है ये नहीं चलने वाला है। इसके कॉन्ट्रडिक्शंस सामने आ रहे हैं। ये अपने अंतर विरोधों से धराशायी हो रहा है और उसकी शुरुआत ललन सिंह के इस्तीफे या उनके कहें अध्यक्ष पद से हटाए जाने के साथ ही शुरू हो गई है। तो पश्चिम बंगाल की बात की थी मैंने कि पहला झटका जो है इंडी अलायंस को पश्चिम बंगाल में लगा है, लेकिन वहाँ अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। मुझे लगता है कि बंगाल से भी पहले बिहार में इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है कि बिहार में इंडी अलायंस अब नहीं रहा। तो बिहार की राजनीति पर नज़र रखिए,
उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा, हमेशा पड़ता रहा है। तो बिहार की राजनीति दिशा तय करेगी विपक्षी गठबंधन की ताकत की, या आप ये भी कह सकते हैं विपक्षी गठबंधन की दिशा तय करेगा बिहार, और वो बहुत जल्दी होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।